Hello everyone. Today our topic is initiation of criminal proceedings. तो बेसिकली आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंडर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच वाज बिफोर सीआरपीसी, तो उसके अंदर व्हाट कैसे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड बाय थ्री वेज। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को तीन तरीके से इनिशिएट किया जा सकता है। नंबर वन, एफआईआर विच कैन ऑल्सो बी सेड एज कंप्लेंट टू पुलिस ऑफिसर। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज कंप्लेंट टू पुलिस ऑफिसर। देन वी कैन सी कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। देन वी कैन सी कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। एक तरीका यह है कि आप डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर के पास जाएं और उसके पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप पुलिस वाले से नहीं बात करना चाह रहे या पुलिस के मैटर में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लगा सकते हैं। तीसरा है इंफॉर्मेशन। तीसरा है इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट। इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट। तो ये तीन तरीके हैं जिन तरीके से एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को हम इनिशिएट कर सकते हैं। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इन तीन तरीकों को देखते हैं और उसके बाद मैं एक आपको इन तीनों को कंबाइन करके आपको समझाऊंगा कि कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफआईआर या फिर कंप्लेंट टू पुलिस ऑफिसर। लेट्स सी। सबसे पहले जब एफआईआर या फिर कंप्लेंट टू पुलिस ऑफिसर, कंप्लेंट टू पुलिस ऑफिसर, जब भी कोई इंफॉर्मेंट रहता है, जब भी कोई इंफॉर्मेंट रहता है या कोई एग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा। पुलिस ऑफिसर के पास जाने के पहले, पुलिस ऑफिसर के पास जाने के बाद सबसे पहले वो ये चीज चेक करेगा पुलिस ऑफिसर कि केस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। जस्ट एक इंफॉर्मेशन बताने के लिए आपको, दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है। तो हमें एक चीज याद रखनी है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। व्हाट इज विदाउट वारंट? सो व्हाट इज विदाउट वारंट? दिस इज कॉल्ड एज परमिशन, परमिशन या फिर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बिना कोर्ट की परमिशन के या बिना कोर्ट के ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर आपको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जब अरेस्ट कर सकता है, जब अरेस्ट कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल केसेस। और नॉन कॉग्निजेबल होता है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट के वारंट के या बिना कोर्ट की परमिशन के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ये वाले होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। सो हम ये देख रहे थे एफआईआर या कंप्लेंट टू पुलिस ऑफिसर। ठीक है। तो आप जो है वैसे तो कंप्लेंट अपनी पुलिस ऑफिसर के पास जो लेके जा सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी लेके जा सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी लेके जा सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी लेके जा सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल की भी लेके जा सकते हैं। मगर जो एफआईआर होती है, एफआईआर जो होती है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही होती है। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही होती है। और हमने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को क्या पढ़ा? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, क्या पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। चलिए जी, ठीक है। अब हम एक टॉपिक, एक चीज और पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है किस केस की? कॉग्निजेबल केसेस की या कॉग्निजेबल ऑफेंस की। जब पुलिस ऑफिसर एफआईआर को लॉन्च करता है तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। तो इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का एक और मीनिंग निकल के आता है कि जैसे पुलिस ऑफिसर आपको कोर्ट की बिना परमिशन के अरेस्ट कर सकता है, ऐसी कोर्ट की
परमिशन के या ऑर्डर के बगैर कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। अब पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेगा तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर लगाएगा अपनी पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट, तो व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट, व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट, ये भी हमें समझना है। पुलिस, अगर पुलिस को जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके खिलाफ अगर एविडेंसेस मिले हैं कि हाँ भाई इसने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो पुलिस रिपोर्ट होती है दो तरीके की। एक होती है चार्जशीट, दूसरी होती है क्लोजर रिपोर्ट। एक होती है चार्जशीट और दूसरी होती है क्लोजर रिपोर्ट। अगर एविडेंसेस मिले हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट लगेगी, और अगर एविडेंसेस नहीं मिले हैं तो पुलिस रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर रिपोर्ट लगेगी। यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पुलिस रिपोर्ट जो लगती है, ये लगती है मैजिस्ट्रेट के पास। ये पुलिस रिपोर्ट जो लगती है, ये लगती है मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। ये पुलिस ऑफिसर लेके जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास अपनी पुलिस रिपोर्ट और उस मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी पुलिस रिपोर्ट को रखेंगे, ठीक है। जब भी पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट को, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर रिपोर्ट हो, जब भी पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के सामने उसे रखते हैं, ठीक है, कि भाई या तो पुलिस ऑफिसर ये कहेंगे चार्जशीट लगा के तो कुछ एविडेंसेस मिले हैं, या फिर कहेंगे कि एविडेंसेस नहीं मिले हैं। हमें यह बात याद रखनी है कि द मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट। इसका मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर ने जो पुलिस रिपोर्ट लगाई है कि भाई चार्जशीट लगाई है, एविडेंसेस मिले हैं, या मैजिस्ट्रेट को लगता है क्लोजर रिपोर्ट लगाई है पुलिस ऑफिसर ने, तो मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है पुलिस रिपोर्ट से। मैजिस्ट्रेट, एक वर्ड होता है, अब मैजिस्ट्रेट लेगा कॉग्निजेंस, अब मैजिस्ट्रेट लेगा कॉग्निजेंस। व्हाट इज कॉग्निजेंस? इस पुलिस रिपोर्ट पे मैजिस्ट्रेट लेता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस ये होता है, अब मैजिस्ट्रेट अपना एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, क्या मुझे इस केस को आगे लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर फर्दर इंक्वायरी के लिए मुझे लेके जाना चाहिए क्या, और या फर्दर ट्रायल, ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए क्या केस में इतना दम है, तो मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा। ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर ने कह दिया कि एविडेंसेस है, अगर नहीं लगता मैजिस्ट्रेट को एविडेंसेस, नहीं उसे लग रहा है कि केस में कोई दम नहीं है, तो भले ही पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट लगाई हो, देन ऑल्सो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने को मना कर देगा कि मैं तो नहीं ले रहा, मैं नहीं बढ़ा रहा केस को आगे। मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कॉग्निजेंस लेने को। तो दिस इज द थिंग, ठीक है, दिस इज द थिंग। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक यह पढ़ा कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है किसी कॉग्निजेबल केस की, और कॉग्निजेबल केस की ही एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर करेगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट लगाएगा पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट लेगा कॉग्निजेंस, ठीक है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट लेगा कॉग्निजेंस। नाउ अब आगे हम समझते हैं, अब आगे हम समझते हैं दूसरा। पहला हमने समझ लिया, पहला इनिशिएशन किससे हुआ? एफआईआर से। दूसरा इनिशिएशन हमारा जो होगा वो होगा कंप्लेंट, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। व्हाट इज कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट? अब आपने सोचा मुझे नहीं लेके जाना पुलिस वाले के पास अपना केस, ठीक है, चाहे अब आपका कॉग्निजेबल केस हो, चाहे आपका नॉन कॉग्निजेबल केस हो, ये मैटर नहीं करता, आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लगा सकते हैं, कॉग्निजेबल केस की भी, नॉन कॉग्निजेबल केस की भी। इसमें वो नहीं है, एफआईआर हमेशा जैसे कॉग्निजेबल केस की होती है, मगर कंप्लेंट आप जो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं वो कॉग्निजेबल केस की भी लेके जा सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल केस की भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, वो कॉग्निजेबल केस की भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल केस की भी हो सकती है, ठीक है। आगे आपने मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेके गए, मैजिस्ट्रेट के पास, एक बेटा एक बात याद रखना आप हमेशा कि जब भी मैजिस्ट्रेट को पहली बार केस आता है मैजिस्ट्रेट के पास और मैजिस्ट्रेट को केस आगे बढ़ाना है, तो मैजिस्ट्रेट को सबसे पहले कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान,
मैजिस्ट्रेट को इस केस के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो मैजिस्ट्रेट को सबसे पहले कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है अब मैजिस्ट्रेट इस केस के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग करेगा, इंक्वायरी की और उसके बाद ट्रायल की। तो मैजिस्ट्रेट अब इस केस को खुद आगे लेके चलेगा, तो इसे हम कहते हैं कॉग्निजेंस। तो मैजिस्ट्रेट को, तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास आपने कंप्लेंट लगाई, मैजिस्ट्रेट के पास जैसे ही आपने कंप्लेंट लगाई, तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या लेगा केस को आगे बढ़ाने के लिए? क्या? कॉग्निजेंस। मैजिस्ट्रेट ने लिया कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट करता है कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। मैजिस्ट्रेट करता है कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मैजिस्ट्रेट करता है कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स जो मैजिस्ट्रेट करता है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स जो मैजिस्ट्रेट करता है, उसके अंदर वो करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। उसके विटनेसेस का और कंप्लेनेंट का मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन करता है, उसके विटनेसेस का। और क्या देखता है मैजिस्ट्रेट? क्या आपकी कंप्लेंट जो आपने लगाई है, चाहे कॉग्निजेबल की या नॉन कॉग्निजेबल की, क्या आपकी कंप्लेंट में इतना दम है कि मैजिस्ट्रेट आगे फॉरवर्ड करे? तो सबसे पहले कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट करेगा कंप्लेंट प्रोसीडिंग। कंप्लेंट प्रोसीडिंग का मतलब यह है कि वो एग्जामिनेशन करेगा कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस को कि कहीं वो झूठी कंप्लेंट तो नहीं लगा रहे, या फिर उसकी कंप्लेंट में दम है या नहीं है। इसके अंदर फर्दर और हम चीजें पढ़ेंगे, ये पूरी कंप्लेंट प्रोसीडिंग को हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक अलग वीडियो के अंदर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ओके, अब आता है थर्ड आता है इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट? अब मैजिस्ट्रेट को मान के चलो कहीं से भी XYZ कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल गई किसी भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केस की, किसी भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केस की। तो अगर मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली है किसी भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केस की, तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले केस आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस अगर मैजिस्ट्रेट ने ले लिया तो केस आगे बढ़ेगा, ठीक है। हमें हर 3 स्टेज में मैंने आपको क्या बताया अल्टीमेटली? पुलिस रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस, ठीक है। कंप्लेंट अगर जैसी मैजिस्ट्रेट के पास आई कॉग्निजेंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद कॉग्निजेंस। तो देखिए आप, ये आ गई कॉग्निजेंस की स्टेज। नाउ अब हम पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनाते हैं इसका। इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जो हमने डिटेल में पढ़ा भी, हमने पढ़ा सबसे पहले 3 तरीके से इनिशिएशन हो रहा है। सबसे पहले एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट के बाद मैजिस्ट्रेट ने क्या लिया? कॉग्निजेंस। और एफआईआर हमेशा कौन से केसेस की होती है? कॉग्निजेबल, ठीक है जी, ओके। इसके बाद आता है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट, देखो यहां भी पुलिस रिपोर्ट किसने लगाई? पुलिस ऑफिसर ने मैजिस्ट्रेट के पास लगाई, तो मैजिस्ट्रेट को केस चलाने के लिए क्या लेना पड़ा? कॉग्निजेंस, ठीक है। और यहां भी कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट लगाई आपने, मैजिस्ट्रेट को सबसे पहले केस आगे बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? कॉग्निजेंस, ठीक है, ओके। अब आता है आपका इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट। इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट में मैजिस्ट्रेट को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या लेगा? कॉग्निजेंस। तो बेटा ये स्टेज कॉमन है कॉग्निजेंस की, ये स्टेज कॉमन है कॉग्निजेंस की, ठीक है। और यहां पे एक था कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, वो चलाएगा। देखो यहां तक तो स्टेज सबकी अलग अलग, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग अलग इनिशिएट होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसके बाद आ जाती हैं कुछ कॉमन स्टेजेस जो सब में कॉमन होंगी। कॉग्निजेंस लिया, यहां पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग होगी, बस। इसके बाद आ जाती हैं आपकी कॉमन स्टेजेस। कॉमन स्टेजेस में सबसे पहले अब कॉग्निजेंस किसके खिलाफ लिया मैजिस्ट्रेट ने? किसके खिलाफ लिया? यहां पे पुलिस रिपोर्ट लगी, हाँ जी। कुछ पुलिस रिपोर्ट में जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि चाहे पुलिस रिपोर्ट में क्लोजर लगी है चाहे चार्जशीट लगी है, मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि केस के अंदर दम है, एक्यूज के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें दम है,
मैजिस्ट्रेट एक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस लेता है कि अब मैं उसके खिलाफ केस आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है जी। अब यहां पे भी कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट में उसने कॉग्निजेंस लिया और कंप्लेंट प्रोसीडिंग करी, क्या चेक करने के लिए कि एक्यूज के खिलाफ जो वो कंप्लेंट लगा रहा है इन कंप्लेनेंट, क्या उसके केस के अंदर कोई दम है। अगर उसे लगता है दम है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट में उसे तो कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, उसने कॉग्निजेंस लिया एक्यूज के खिलाफ, तो वो आगे बढ़ेगा। अब सबसे पहले होगा क्या, एक्यूज को बुलाया जाएगा ना, उसे कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस कि उसके खिलाफ क्या इशू करेगा मैजिस्ट्रेट, प्रोसेस इशू करेगा कि भाई साहब उसे कोर्ट के अंदर पेश करो। इशू ऑफ प्रोसेस जो है, अब हम इसे इशू ऑफ प्रोसेस को समझते हैं। देखो क्या है इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस जो है, अब एक्यूज के खिलाफ चाहे कोई सी भी किसी भी तरीके से इनिशिएट हुआ हो। अब मैंने आपको बता दिया इशू ऑफ प्रोसेस एक कॉमन स्टेज है जब एक्यूज को बुलाया जाएगा। इशू ऑफ प्रोसेस होता है दो तरीके से, या तो एक्यूज को समन पे बुलाया जाएगा या फिर वारंट पे बुलाया जाएगा। या तो एक्यूज को समन पे बुलाया जाएगा या फिर वारंट पे बुलाया जाएगा। कि या समन का मतलब है एक्यूज अपेयर्स, जहां भी बेयर एक्ट के अंदर आप देखोगे एक्यूज अपेयर्स, ठीक है, तो इसका मतलब वो समन पे खुद आ रहा है। और एक और होता है ब्रॉट, ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब होता है, एक तो होता है एक्यूज्ड अपेयर्स, मतलब खुद आया समन पे, उसके खिलाफ समन इशू है कि तुम खुद आ जाओ। वारंट का मतलब है ब्रॉट बिफोर, कोई लेके आएगा, तो कौन लेके आएगा, पुलिस ऑफिसर उसे लेके आएगा क्योंकि उसके खिलाफ वारंट निकले हैं। तो दोनों चीजें हमने समझ ली, इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो हमने जो समझा कि इश्यू ऑफ प्रोसेस समझ लिया। अब इश्यू ऑफ प्रोसेस की स्टेज के बाद आता है डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड। डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड। अब एक बार जब इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गया तो एक्यूज्ड आया है, एक्यूज्ड ये तो मांगेगा कि भाई मैंने ऐसा किया क्या है, मुझे डॉक्यूमेंट तो दो, मैं भी तो अपना डिफेंस, अपना पक्ष रखूं। तो डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड में होता है बेटा एक चीज हम इसके अंदर समझेंगे कि अब उसे डॉक्यूमेंट कैसे दिए जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसे दिए जाएंगे। हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जो इनिशिएशन करा, जो कॉग्निजेंस लिया मैजिस्ट्रेट ने, अगर आप ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो कॉग्निजेंस लिया एक पुलिस रिपोर्ट पे, एक कंप्लेंट पे जो मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट लगी है, और एक किस पे लिया, इंफॉर्मेशन पे। कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ने एक पुलिस रिपोर्ट पे लिया, जब एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई पुलिस रिपोर्ट पे, एक कंप्लेंट पे और एक इंफॉर्मेशन पे। अच्छा जी, तो मैजिस्ट्रेट ने जब इन तीनों पे कॉग्निजेंस लिया तो जब डॉक्यूमेंट की बारी आएगी देने की, डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड, ठीक है, जब एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे तो बेटा एक बात याद रखना, जब पुलिस रिपोर्ट पे इनिशिएट हुआ है तो डॉक्यूमेंट अलग सेक्शन में दिए जाते हैं, जो कि अभी मैं टेबल को जब कंसोलिडेट कर दूंगा पूरा का पूरा तो एक एक करके सेक्शन लिखूंगा। ठीक है, और कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पे जब केस को कॉग्निजेंस लिया गया है, इंस्टीट्यूट हुआ है कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पे, तो अलग सेक्शन में डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोसेस की स्टेज हो गई, डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड की स्टेज हो गई, डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड की भी स्टेज हो गई। इसके बाद क्या होता है, अब उसके खिलाफ बनाए जाएंगे चार्ज फ्रेमिंग। अब एक्यूज्ड के खिलाफ फ्रेम होंगे चार्ज कि भाई साहब अब अल्टीमेटली एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस बनाए जाएंगे। चार्जेस क्या बनाए जाएंगे उसके खिलाफ कि भाई साहब अगर आपके खिलाफ जिस बेसिस पे ट्रायल चलेगा, किस मुद्दा क्या है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रायल चलेगा, तो उसके खिलाफ एक चार्ज बनाए जाएंगे कि भाई उसने किया क्या, कौन सा अपराध किया है। जैसे कि अब तो बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसके अंदर चार्ज क्या बनेगा, 103 का मान के चलिए चार्ज, मर्डर का चार्ज बना दिया आपने उसके खिलाफ, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का, ऐसे करके उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगा कोर्ट। एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे, चार्ज फ्रेमिंग वही कोर्ट करता है जो ट्रायल चलाएगा, जो इस केस का ट्रायल चलाएगा वही चार्ज फ्रेमिंग करेगा। ठीक है जी, ये बात भी हमने समझ ली।
ये बात भी हमने समझ ली। चार्ज फ्रेम कर दिए, चार्ज फ्रेमिंग स्टेज के बाद आता है ट्रायल। ट्रायल ट्रायल चलाएंगे, ठीक है जी, ट्रायल चलेगा। अब उसके केस का ट्रायल चलता है। वैसे मैं आपको जस्ट एक अलग वीडियो में समझाऊंगा व्हाट इज ट्रायल और कितने तरीके के ट्रायल रहते हैं, ठीक है। तो हमें अभी हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स भी हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसके खिलाफ प्रॉपर एक ट्रायल चलेगा, जिसके अंदर जैसे आपको पता है प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को पेश करेगा कोर्ट के सामने, ठीक है, डिफेंस अपने एविडेंसेस को पेश करेगा। तो उसके बाद डिसाइड होगा, ट्रायल के बाद क्या डिसाइड होता है, ट्रायल अगर हो गया उसके खिलाफ तो क्या डिसाइड होगा, या तो उसे मिलेगा एक्विटल या फिर कन्विक्शन, या फिर कन्विक्शन, ठीक है, या तो उसके खिलाफ होगा एक्विटल या फिर होगा कन्विक्शन, ठीक है, ओके। जब ट्रायल खत्म होता है, ट्रायल खत्म होने के बाद, ट्रायल के बाद आता है जजमेंट। कोर्ट अपना जजमेंट देगा, या तो जैसे मैंने आपको बताया एक्विटल देगा या कन्विक्शन देगा ट्रायल खत्म होने के बाद, ठीक है। या तो बंदा गिल्टी होगा या नॉट गिल्टी होगा, नॉट गिल्टी है तो एक्विटल कर देगा कोर्ट, और अगर गिल्टी होगा तो कन्विक्शन कर देगा। जजमेंट के बाद आता है, या तो कोर्ट जाएगा अपील, या तो कोर्ट जाएगा, या मतलब या तो अब कोर्ट कह रहा हूं, या तो फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके खिलाफ जजमेंट आया है वो जाएगा या तो अपील में, या फिर क्या होता है एग्जीक्यूशन, जिसके फेवर में जजमेंट आया है वो उस जजमेंट को कराएगा एग्जीक्यूट, कि भाई मेरे फेवर में जजमेंट आया है, इसे आप एग्जीक्यूट करें, इस जजमेंट को, इस जजमेंट को आप एग्जीक्यूट करें। भाई अगर कोर्ट ने कहा है कि इतना फाइन मिलेगा या इतने टाइम की इंप्रिजनमेंट मिलेगी एक्यूज को, तो जिसके फेवर में जजमेंट आया वो चाहेगा या नहीं कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए जल्दी से जल्दी, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अब हम इसे करते हैं कंसोलिडेट, अब हम इसे करते हैं कंसोलिडेट। देखिए हमने स्टार्टिंग किस चीज से करी थी कि तीन तरीके से, क्या, एफआईआर, ठीक है, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तीन तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। एफआईआर के बाद क्या होता है, एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है, ये भी हम समझ गए। एफआईआर क्या होता है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस लेगा मैजिस्ट्रेट। इधर भी कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट के बाद सबसे पहले मैजिस्ट्रेट केस चलाने के लिए कॉग्निजेंस, उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग। इंफॉर्मेशन मिली मैजिस्ट्रेट को तो सबसे पहले क्या लेगा, कॉग्निजेंस, ठीक है जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताई कॉमन स्टेजेस कौन कौन सी, इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब या तो समन या फिर वारंट पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड, उसके बाद क्या, डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड, ठीक है। अभी हम इसके भी सेक्शंस देखते हैं कि कौन से सेक्शन में अब आ गया है डॉक्यूमेंट टू दी एक्यूज, ठीक है। अब हम इसके बाद इसके सेक्शंस भी देखेंगे कि डॉक्यूमेंट टू दी एक्यूज कौन से सेक्शन में आ गया है, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद क्या है, चार्ज फ्रेमिंग, इसके बाद आ गया है चार्ज फ्रेमिंग। अब क्योंकि नए सेक्शंस आ गए हैं तो बेसिकली अब मैं सीआरपीसी के सेक्शंस नहीं लिखूंगा इसके अंदर, आई विल राइट बीएनएसएस सेक्शंस से मैं इसको, ठीक है, कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि बीएनएसएस के सेक्शंस कौन कौन से हैं। चार्ज फ्रेमिंग के बाद क्या आता है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद बेसिकली क्या आएगा, चार्ज फ्रेमिंग के बाद आता है ट्रायल, ठीक है, एंड देन ट्रायल के बाद जजमेंट, ठीक है, और जजमेंट के बाद या तो अपील में जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी जो होगी जिसके खिलाफ जजमेंट आया, जिसके फेवर में भी जजमेंट आया है वो भी अपील में जाते हैं। दैट इज द अदर केस, जब वो सेंटेंसेस को एडिक्वेट नहीं समझते कि भाई इतना जितना सेंटेंस मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, तो वो भी अपील में जा सकते हैं, मगर ज्यादातर हम देखते हैं एग्रीव्ड पार्टी जाती है जिसके अगेंस्ट जजमेंट आता है, ठीक है, और जिसके फेवर में जजमेंट आए वो क्या कराएगा, एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो कराएगा एग्जीक्यूशन, ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, देखो मैं इसे आपको फिल करने की कोशिश करता हूं सेक्शन से, मैं इसे एक बारी समझाने की कोशिश करता हूं। एफआईआर जो है हमारी दे रखी है सेक्शन 173, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बीएनएसएस के सेक्शन बता
बीएनएसएस के सेक्शंस बता रहा हूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस बता रहा हूं, ना कि सीआरपीसी के। ठीक है, एफआईआर जो होती है वो होती है हमारी सेक्शन नंबर 173 के अंदर। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये है, सबसे पहले तो आप समझे चैप्टर नंबर 13 में, ये शुरू होती है सेक्शन नंबर 173 से लेके पुलिस रिपोर्ट तक या फिर 196 तक करते हैं, क्योंकि इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी होती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भी होती है वो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही काउंट होती है। ठीक है, तो 196 तक। इसके बाद आता है आपका पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होता है, जो कि पुलिस ऑफिसर लगाता है अंडर सेक्शन 193। ठीक है, अंडर सेक्शन 193। अब जो कॉग्निजेंस है, ठीक है, जो पुलिस रिपोर्ट पे पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेंस लेता है वो लेता है 210(1)(b) के अंदर, 210(1)(b) के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए अब आता है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेता है वो लेता है 210(1)(a) के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी क्या, दीज आर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, दीज आर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, दीज आर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग है आपकी 223 से लेके 226 तक, 223 से लेके 226 तक। ठीक है, ये पूरी कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको 223 से लेके 226 का एक क्रस्ट दूंगा, जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसे ये टेबल समझ में आ जाता है एक बार, आप ये समझिए आपको फिर सब कुछ आ गया समझ में। मोर देन हाफ सीआरपीसी इसी से ही कवर्ड है, हाफ बीएनएसएस, हाफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसी से ही, इसी टेबल से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट है, कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लिया, कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लिया, 210(1)(c) से, 210(1)(c) से। तो बी में पुलिस रिपोर्ट पे, कंप्लेंट में 210(1)(a) में, और इंफॉर्मेशन में 210(1)(c) में, 210(1)(c) में। अब इश्यू ऑफ प्रोसेस, जो समन या वारंट इश्यू ऑफ प्रोसेस है वो है हमारा 227 में, सेक्शन 227 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, और अब मैंने जो आपको समझाई थी कि डॉक्यूमेंट टू दी एक्यूज्ड है, अगर मैटर पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, अगर मैटर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस जो है, जो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है वो पुलिस रिपोर्ट पे लिया है, तो दिया जाएगा 230 के अंदर। डॉक्यूमेंट जो एक्यूज्ड को दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 230 के अंदर, अगर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस है, और अगर कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस है तो दिए जाएंगे 231 के अंदर। ठीक है, 231 के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब आता है चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 234 से लेके 247 तक, 234 से लेके 247 ऑफ बीएनएसएस। अब जितना सारा का सारा ट्रायल है, जितना सारा का सारा ट्रायल है वो है 248 से लेके 288 तक, ये पूरा ट्रायल है। इसके अंदर मैं कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, ठीक है, ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, ठीक है, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, काफी तरीके के ट्रायल है, मगर ट्रायल जो कवर है सारा का सारा वो 248 से लेके 288 तक ही है। इसके अलावा ट्रायल कहीं और नहीं है। अब जो आप जजमेंट देखते हो, दिस जजमेंट जो है 392 से लेके है 406 तक। जजमेंट 392 से लेके 406 तक आपका आ जाता है जजमेंट। अपील जो आता है आपका, अपील आता है 413 से लेके 435 तक, 435 तक, और एग्जीक्यूशन आता है 453 से लेके 477 तक। तो ये सारा का सारा है, ये सारा का सारा आ गया आपका कैसे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाता है। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी हो। मुझे लगता है कि आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन्हीं सब चीजों को मैं आगे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। एक एक टॉपिक है ये, एक एक टॉपिक है ये। इन फर्दर वीडियोस जो मेरी आएंगी उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट, व्हाट इज कंप्लेंट प्रोसीडिंग, क्या इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट टू दी एक्यूज्ड होता है। हम एक एक सेक्शन को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।